हाय। तो यार हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर करना है। उसी कंसेप्ट को थोड़ा हम और एलैबोरेट करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, हमें पता है कि हम किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंट। दैट मीन्स उसमें कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, इंटीजर वैल्यूज ही आ सकती हैं। और उस वेरिएबल का नेम क्या है, ए, एंड उसमें वैल्यू कितनी असाइन की हुई है, 10। दैट मीन्स उसमें ए में 10 पड़ा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कुछ सिंबल टेबल के बारे में। हमें पता है कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंबल टेबल में एंट्री हो जाती है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक सिंबल टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए के कॉरस्पॉन्डिंग उसमें क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। और ये 1000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये वैसे मैंने एक आर्बिट्री नंबर लिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए की लोकेशन क्या है। ठीक है, ए का एड्रेस क्या है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ए को एक्सेस करना है या ए की वैल्यू चेंज करनी है, ए को प्रिंट करवाना है, कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल टेबल में देखेंगे पहले तो क्या ए एग्जिस्ट करता भी है यहाँ पे क्या नहीं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई हमको एंट्री मिलती है या नहीं। अगर यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एंट्री नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो हम एरर थ्रो कर देंगे। और यहाँ पर हमको वो वेरिएबल मिल जाता है, लेट्स से हमको यहाँ पे ए मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस देखेंगे कि वो ए की वैल्यू किस एड्रेस पे पड़ी है। तो ए कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000 लोकेशन पे। तो हम क्या करेंगे, 1000 लोकेशन पे जाएंगे और वहां पे हमको क्या मिलेगा, वहां पे हमको 10 लिखा हुआ मिल जाएगा। बट क्या इस जो हमने 10 वहां पे लिखा हुआ है उसकी फॉर्म क्या है, क्या वो ऐसे ही यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, लेट्स से वहां पे कोई 9 होता तो क्या वहां पे 9 लिखा होता, या 8 है तो वहां पे 8 लिखा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास यहाँ पे 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 10 ऐसे डेसिमल में नहीं लिखा होता जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, मैथमेटिक्स जैसे 1 2 3 4, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो कंप्यूटर में हमेशा स्टोर होते हैं वो हमेशा बाइनरी नंबर स्टोर होते हैं। दैट मीन्स हम किसी भी नंबर को वंस एंड जीरोस की फॉर्म में लिखकर उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में हमेशा वंस एंड जीरोस ही स्टोर होते हैं। जितनी हमारी फाइल्स, लेट्स से कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, हमारे जो भी डेटा है वो हमारा क्या है, वंस एंड जीरोस की फॉर्म में है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, कंप्यूटर किस लैंग्वेज में स्टोर करता है। ओके, सॉरी नॉट लैंग्वेज, नंबर्स, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और कंप्यूटर हमारा क्या करता है, बाइनरी नंबर में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर को समझने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है, हमारे पास पहले तो हमको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें उसे 2 की पावर्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 5 है तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 हो गया, हो जाएगा 5 बन जाएगा। तो मुझे ऐसे पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को ऐसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 17। ठीक है, तो मैं 17 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 17 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 16 प्लस 1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 17 को मैंने 16 प्लस 1 लिख दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, जहां जहां पे जो नंबर हमने यूज नहीं किया, लेट्स से 128 64 32 2 की पावर 7 6 5 हमने यूज नहीं की, हमने 4 यूज किया है, 3 2 1 हमने यूज नहीं की, हमने 2 की पावर 0 यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, जौन सी पावर हमने यूज की है हम वहां पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बाकी सारी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सिमिलरली इफ वी हैव 139, तो 139 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 128 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, हम 139 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका बाइनरी फॉर्म कैसे होगा, हम लिख के देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 7 हमने इंक्लूड किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 एंड देन 0 देन 1 एंड देन 0 देन 1 देन 1। ओके, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 1 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 139 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो हमारा देख रहे हैं ना कि एक 1 एंड 0, तो हमारी जो 1 एंड 0 है तो हम इसको एक बिट बोलते हैं। ओके, और हमारी 8 बिट्स मिला के एक बाइट बनाती हैं। ओके, हमारी 8 बिट्स क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 बिट्स है, तो इन पूरी क्या बन रही है, ये एक बाइट बन रही है। बट हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इंटीजर कितने में स्टोर होता है, हमारा इंटीजर 4 बाइट्स में स्टोर होता है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये 139 यहाँ इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इनका सम सबका क्या बनेगा, 128 प्लस 64 प्लस 32, अगर इनका सबका सम कर लें तो उससे बड़ा नंबर भी हम स्टोर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास ओनली हमने एक बाइट इंक्लूड की है। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 8
और सिमिलरली, और उसके बाद भी 2 की पावर 9, 10 यहाँ पे चलती रहेगी। हमारे पास कितने आ सकते हैं, एक बाइट में हमारे पास कितने होते हैं, 8 बिट्स होती हैं। दैट मीन्स हमारे पास 4 बाइट्स होंगी, तो हमारे पास 32, यहाँ तक हम 32 1 एंड 0 ले सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है अगर हम सारे 1 लिख दें। ओके, तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि हम अगर किसी नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको यही पता लग गया कि बिट क्या होती है और एक बाइट क्या होती है। हम देख सकते हैं कि हमारी 8 बाइट्स कितनी होती हैं। अगर हम देखें 8 बाइट्स क्या 8 बिट्स क्या बनाती हैं हमारी, 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, ये होता है हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। तो हमने देख लिया कि हमारे पास नंबर सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होते, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड करके और एलेबोरेट कर सकते हैं और हम काफ़ी बड़े नंबर स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमारा क्या कर रहा है, उस 32 बिट से भी नंबर बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। उसको भी देखेंगे हम नेगेटिव नंबर जब देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब इसको देखते हैं हम अपने C++ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना सबलाइम टेक्स्ट ऑन कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेसिक कोड लिखा ही हुआ है, हमें ये पता है ऑलरेडी कि क्या होता है। तो मैंने बोला था कि अगर को हम कोई भी लेट्स से इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज हमारा कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। इसको हम देखते हैं, अगर हमें पता करना हो कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका साइज कितना है, तो हम यहाँ पे लैपटॉप पे अपने मशीन पे कैसे पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से मैंने इंट a इज इक्वल टू 10। ओके, इसका मैं साइज पता करना चाहता हूँ कि मेमोरी में इसको क्या मिला है, कितने बाइट्स मिले हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट, हमारे पास एक साइज ऑफ नाम का फंक्शन होता है, साइज ऑफ। हम इसकी हेल्प से किसी भी वेरिएबल का साइज पता कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने साइज प्रिंट करा दिया, इसका ए का साइज कितना होगा, और उसके बाद एंडर न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो इसको क्विकली कंपाइल करते हैं। पहले सेव G++ वेरिएबल डॉट cpp। यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है और उसके बाद मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि 4, दैट मीन्स हमारे जो इंट एक नाम का वेरिएबल हमने बनाया था उसको कितने मिले हैं, 4 बाइट्स हमको मेमोरी में मिल चुके हैं, उसके लिए रिजर्व हो चुके हैं वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो हमें ये भी समझ आ गया कि किसी वेरिएबल को हम कैसे स्टोर करते हैं। ओके, हम इंटीजर का तो पता लग गया, इंटीजर को हम कैसे स्टोर करते हैं। अभी हम देखते हैं, अगर एक हमारे पास कैरेक्टर हो, हम कैरेक्टर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेट्स से मेरे पास एक कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर को हमने देखा था कैसे हम लिखते हैं। लेट्स से मैंने सी लिख दिया, और सॉरी यहाँ पे हमको नेम भी लिखना होगा, सी इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दी, लेट्स से मैं इसमें जेड लिख दिया। तो कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया सी नाम का, जिसमें क्या रखा हुआ है, मैंने जेड रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि ये कैरेक्टर कैसे स्टोर होते हैं हमारे मेमोरी में। ठीक है, तो कैरेक्टर अगर हमने कैरेक्टर में देखना है ना, तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, ए को वैल्यू साइन कर देता हूँ सी की। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट ए। मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ कि सी की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं इंटीजर में रखता हूँ। ठीक है, और इसको अभी कंपाइल करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 122 आ रहा है। ये 122 क्यों आया है, हमने क्या रखा है, सी में जेड रखा है। तो हमने अगर ए में सी रख दिया तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी, 122 होगी। हमारे पास ना यार एक हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, बिकॉज हमको पता है कि हम किसी भी कैरेक्टर को मेमोरी में ऐसे सिंपली स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, हम मेमोरी में सिर्फ 1s एंड 0s से स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास 1s एंड 0s के कॉम्बिनेशन से सिर्फ इंटीजर ही बन सकते हैं। ओके, तो हमें जो ये कैरेक्टर लिखा है इसको भी किसी इंटीजर की फॉर्म में ही स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो हम z को कितने नंबर से स्टोर करते हैं, 122 नंबर से स्टोर करते हैं। हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग ना, लेट्स से वो कुछ भी है। ओके, लेट्स से हमारे पास ये कैरेक्टर है और उसके बाद @ है, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर हैं वो सारे क्या उनके करस्पॉन्डिंग एक हमको नंबर मिला हुआ है, जिसको हम अस्काई नंबर बोलते हैं। ठीक है, अस्काई टेबल में हमारे पास क्या है, हम कौन से नंबर बोलते हैं इनको, लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्स्ट रख लेता हूँ, हम इनको क्या बोलते हैं, अस्काई।
ठीक है। इसको कई लोग आस्की भी प्रोनाउंस करते हैं, स्काई भी प्रोनाउंस करते हैं। तो हमारे पास हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग उसकी एक स्काई वैल्यू होती है। ओके, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास Z के करस्पॉन्डिंग कितनी है, हमारे पास 122 है। इसी तरह अगर मैं देखूं किसी और के करस्पॉन्डिंग, लेट्स से मैं W के करस्पॉन्डिंग देखूं, कुछ और वैल्यू होगी। दैट मीन्स हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ डिफरेंट स्काई वैल्यू होती है और वो स्काई वैल्यू हमारे उसमें स्टोर होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, W के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 119 वैल्यू स्काई वैल्यू है और स्काई वैल्यू वही स्काई वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर होगी। ओके, हमें पता है कि हमारे पास C में हमको कितने 1 बाइट ही मिलता है। दैट मीन्स हमारे पास 1 बाइट होगा इसको C को स्टोर करने के लिए। ओके, बट हमारा इंटीजर क्या है, हमारा इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। लेट्स से मेरे पास ये इंटीजर है। ओके, इसमें 4 बाइट्स हैं। तो हमारे पास कैरेक्टर में तो सिर्फ 1 बाइट है और हमारे इंटीजर में कितनी है, 1 2 3 एंड 4। ओके, हमारे इंटीजर में 4 बाइट्स होती हैं। तो जब हमने इस कैरेक्टर को हमने इंटीजर में रखा तो ये वाली 1 बाइट कहाँ पे जाएगी, बिकॉज इसके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है। ओके, तो ये क्या करेगी, ये वाली लेट्स से यहाँ पे इसके स्काई वैल्यू कितनी है, 129 है। ठीक है, अगर इसकी स्काई वैल्यू कितनी है, 129 है, तो ये 129 कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, जो हमारी राइट मोस्ट डिजिट्स होते हैं वहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ उस बाइट पे स्टोर होगा। बाकी 3 बाइट क्या रहेंगी, इसकी खाली हो जाएंगी, वहाँ पे सारे पे क्या आ जाएगा, 000 आ जाएगा। ओके, तो अभी हमें देखा कि हम इंट को कैसे स्टोर करते हैं, कैरेक्टर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक स्काई वैल्यू होती है और उसका स्काई वैल्यू को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में। और जब हमको रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को जाके रीड कर लेते हैं। बट एक क्वेश्चन हमारे पास अभी भी आ रहा है दिमाग में, वो क्या है कि अगर हमारे पास एक मेमोरी है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक पूरी बड़ी सारी मेमोरी है, तो मुझे क्या पता कि अगर मैं लेट्स से A रीड करना है तो मुझे 4 बाइट रीड करनी है, मुझे C रीड करना तो सिर्फ 1 बाइट ही रीड करनी है, उसके बाद मैंने रीड ही नहीं करना। तो हमको कहाँ से पता लगता है, यहाँ से। अगर मैंने लिखा इंट तो हम क्या करेंगे, मेमोरी पे जाएंगे, उस A की लोकेशन पे, वहां से हम 4 बाइट्स रीड करेंगे। ओके, अगर हमने वो वेरिएबल कैर टाइप का तो हम क्या करेंगे, वहां पे 4 बाइट नहीं रीड करेंगे, हम सिर्फ 1 बाइट ही रीड करेंगे। ओके, आई होप तुमको समझ आ गया होगा हम कैसे रीड करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास वो वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का, बूल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, उतनी बाइट से ही जाके रीड करेंगे, उससे ज़्यादा बाइट जाके हम रीड नहीं करेंगे। तो हमारे कैरेक्टर्स कैसे स्टोर होते हैं, हमारे कैरेक्टर स्टोर होते हैं ऐसे, हम क्या करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक स्काई वैल्यू होती है और स्काई वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लोट्स की। तो यार मैंने यहाँ पे 3.14 ले लिया है। ठीक है, हमें 3.14 पाई की वैल्यू उसको देखेंगे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। तो मैंने क्या करना है, 3 पॉइंट से पहले जो राइट वाला है उसको अलग से हमने रिप्रेजेंट करना है और जो लेफ्ट वाला है हमने उसको अलग से रिप्रेजेंट करना है। तो 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 0011 होती है। अगर किसी को नहीं पता कैसे आई, तो ये हमारा जो सबसे राइट मोस्ट बिट होती है वो हमारी क्या होती है, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। और उसके बाद क्या आता है 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम कितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं, मैंने वो जीरोस नहीं लगाई। और उसके बाद हम 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट से लेफ्ट में आएगा हम उसको ऐड कर लेंगे आंसर में, और जो बाकी बचेगा 0.28 हम उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.56 है, 0 को हमने फिर से ऐड कर लिया, फिर से 0.56 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी 1 आया इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने 1 को ऐड कर लिया। 0.12 को फिर से मल्टीप्लाई किया 2 से। ऐसे ही हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमको कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं मिल जाता। लेट्स से हमको 0.48 वापस से आ गया, तो हमें पता है कि हम उसके बाद वाला सारा आंसर भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 की भी हम रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे। तो ये आने वाली है, उसके बाद भी हमारे पास डिजिट्स आएंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे पूरा। तो अगर हम देखेंगे तो 3 की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये होने वाली है। ठीक है, सारी जीरो, उसके बाद 1 1, उसके बाद हमारे पास पॉइंट जो हमने लगाया था। 14 की रिप्रेजेंटेशन अगर पूरी निकालेंगे तो हमारी 14 की रिप्रेजेंटेशन ये आने वाली है।
अभी हमें क्या करना है, जो पॉइंट को है ना इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या करना है, लेट्स से मेरे पास 31.4 होता, तो 31.4 को मैं नॉर्मलाइज करके कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 10, ठीक है, 10 ठीक है। तो इसको भी मैंने सेम सिमिलरली ऐसे लिखना है, बट यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा। मैं क्या करूँगा, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दूंगा एक, और क्या कर दूंगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ अपना नंबर, तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा मेरा 1 पॉइंट, ओके, इधर तो सारी हमारे पास जीरोज आने वाली हैं, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 1 पॉइंट दिस नंबर, और उसके बाद मेरे पास क्या आएगा इंटू टू की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में आ जाएगा। ओके, तो इस नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, हमने नॉर्मलाइज कर लिया इसको। अब इसमें जो हमारा ये है 2 की पावर, ये इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो हमारा 1 के बाद डेसिमल के बाद जितना भी हमारी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा बोलते हैं, या फिर हम इसको सिग्निफिकेंट भी बोल देते हैं। ओके, तो जो हमारा सिग्निफिकेंट होता है वो हमारा यहाँ पे आता है, जो 23 बिट्स होती हैं, बिकॉज हमको पता है फ्लोट कितनी 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स मीन्स 4 इंटू 8 32 बिट्स लेता है। तो उसमें से 23 बिट्स किसके लिए यूज होती हैं, हमारी मैंटिसा या फिर हमारा सिग्निफिकेंट स्टोर करने के लिए। बट हमारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमने इस 1 को क्यों नहीं स्टोर किया। यार ये हमें पता है ना कि हम यहाँ पे 1 नहीं आना है हमेशा, ठीक है। हमें पता है कि हमेशा नॉन डिजिट के बाद ही हमें पॉइंट लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो अगर हमें ये ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे 1 ही आएगा, तो हम इसे स्टोर क्यों करें, मेमोरी वेस्ट क्यों करें, एक बिट फालतू वेस्ट क्यों करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इस 1 को स्टोर नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियस है जब हम आंसर को वापस से कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट था, ये यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक्सपोनेंट आ रहा है। ओके, ये कितनी है 3 and 3 6 and 8, यहाँ पे 8 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, बट ये 1 नहीं है ना, ठीक है ना, ये 1 नहीं है ना। तो ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हमारा नेगेटिव भी आ सकता है ना, तो हम नेगेटिव को भी कवर करने के लिए हम इसमें 127 में 1 जो भी हमारा एक्सपोनेंट आएगा उसको ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं। एक्चुअल में ये 128 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा डेप्थ में नहीं आने वाले, बिकॉज ये आगे या कितना हमको प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होता, आर्किटेक्चर में इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 0 रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव 3.14 है, तो हमारा क्या है, ये हमारी ये वाली साइन बिट क्या हमारी 0 है। अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो हमें पता है कि नेगेटिव नंबर को भी कैसे स्टोर करना है। ओके, हमें ये भी पता लग गया। तो ये थी सारी फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन। आई होप सबको समझ आ गया होगा फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसका एक्चुअल वहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी में कोडिंग में कैसे देखना है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज वीडियो की लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा बन जाएगी। इस प्रोग्रामिंग का पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अगर यहाँ तक डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।